कीजिएगा, उसमें भी हम फॉरवर्ड करवा देंगे। इसके अलावा मेटावर्स जो हमारा जीआईसी का चैनल है व्हाट्सएप का, उसमें भी अनाउंस हो चुका है। अब हमारी ईद हॉलीडेज आ रहे हैं और ये आखिरी 10 दिन जो है आखिरी अशरा है, इसकी भी छुट्टी है। तो इस छुट्टी में हमें क्या काम करना है, क्या काम करना है? देखिए स्टूडेंट को ना अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। इस दुनिया में ना हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है, ठीक है? अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। तो हमें क्या काम करना है? असाइनमेंट बनाना है और एमसीक्यूज की तैयारी है, सही है? मैंने डिस्कॉर्ड के ऊपर कुछ 5 वेबसाइट्स भेजी है, उसमें से एक वेबसाइट के ऊपर 1000+ क्वेश्चन है, एक वेबसाइट। इसके अलावा 4 है, तो आप उसको मिला लें तो ये 2000 से ज्यादा के करीब क्वेश्चन है। अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो कोलैब की जो है लेसन नंबर 6 तक हम पहुंचे और 6 की आधा करेंगे। तो आज हम 6 कंप्लीट कर लेंगे, 7 भी कर लेंगे। तो ईद में आप 7 तक जो क्वेश्चन करेंगे, जो आपको वहाँ क्वेश्चन तकरीबन मिलेंगे ना 600-700 के करीब आपको क्वेश्चन मिलेंगे या उससे ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी इम्तिहान आप पाइथन का दे पाएंगे, चाहे वो इंटरव्यू हो या सर्टिफिकेशन का हो या ये हमारा जीआईसी का हो, पीएफ। ये क्विज भी आप प्रिपरेशन कर लें जो ऑनलाइन है हमारे पास भी, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी बंदे को खुद ही उठानी है, स्टूडेंट को खुद ही उठानी है। जो क्विज ना हो वो आप जाके नेट पे सर्च करें, एलएलएम से पूछे, तो उसको ग्रुप में डिस्कस करें। हाँ, ईद के बाद जो होगा, ईद के फौरन बाद हम किसी वक्त ये आपका अनाउंस करके टेस्ट दे देंगे। तो आपके पेपर कब होना? नहीं, घर पे नहीं होगा, वो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, अपनी डिवाइसेस लानी पड़ेगी, अपना इंटरनेट आपको लाना पड़ेगा और आप हमारे सामने बैठ के यहाँ पर एग्जाम देंगे अपने, ठीक है? वो ईद के बाद कभी भी अनाउंस हो जाएगा, लेकिन आपकी डेडलाइन है ईद। आपको 83 ईद तक अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है, सही है? बात क्लियर? ये देखिए 2 साल की मेहनत है। आप ना किसी भी चीज में कोई भी आपको कोई भी बातें कहता है ना, आप उसकी बॉटम लाइन देखें। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन में मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है? अगर देखें कुछ भी नहीं होता तो आपको इन 2 सालों में पाइथन आ जाएगी, एजेंटिक एआई आ जाएगी, आप सर्टिफिकेशन देने के काबिल हो जाएंगे। आप मैं तो आपको कहूंगा क्या करना है, इसकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी दे, वो हम आपको बताएंगे पाइथन वगैरह। अपने आप को ग्लोबल सिटीजन बनाना है यार। जब आपके पास आपकी सीवी में लिखने के लिए इतनी सारी चीजें होंगी तो आपको कौन बना करे? वो सिर्फ ये चेक करेगा, झूठ के नहीं कह रहा। और झूठ के लिए आपके पास आपका गिटहब होगा, वहां पर आपने प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए होंगे, वो आपसे जो सवाल पूछेगा समझ में आ जाएगा कि आपने लिखे या आपने कहीं से उठा के अपने अपलोड करें। तो अपने आप को इस काबिल लगे ना। फिर देखें 2 साल की ये मेहनत के बाद मेरे ना हर दिन ईद है, ठीक है? एक तो मोमिन की ईद तब होती है जब उससे कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है? तो मेरी ईद आ नहीं सकती इस तरह की, लेकिन दूसरी ईद आएगी पैसे से। 2 साल के बाद जब हम ये मेहनत करके निकलेंगे और हम पैसे कमा रहे होंगे तो जो हमारे पास लग्जरी होगी वो लग्जरी हमें रोजाना ईद की मिली रहेगी, बिल्कुल, ठीक है? जाए अमेरिकन गाड़ी चला के देखें, मजा आ जाएगा। ये भी अपनी पराठा वराठा भी मेरे समझ में नहीं आते। अमेरिकन गाड़ी चला, टैंक चलता है, जब तक टैंक चलता है ना वो इनके तो नहीं चलता है, नाम टैंक कैसे चलता है, लेकिन इनके सबर्बन और फोर्ड की जो गाड़ियां हैं, सबर्बन है, ऐसा लग रहा है सोफे में बैठे सोफा चल रहा है। वो लग्जरी है, वो मजा है। उसको कुछ नहीं नजर आता कि ये रोड है, फुटपाथ है, डिवाइडर है, रेगिस्तान है। तो यार ये क्यों नहीं हमारे लिए ना? तो करें, इसके लिए मेहनत करें। और देखिए करीब में ही है मिडिल ईस्ट में तो हम कहीं भी जा सकते हैं, आसान है। बनस्बत यूरोप जाने के लिए जाना आसान है, तो जाए यार, जिंदगी जिए। लेकिन वो जिंदगी जीने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। हलवा कोई भी नहीं देता, काम आएगा तो काम मिलेगा आपको, काम नहीं आता होगा तो फिर काम नहीं मिलेगा। यहाँ पर जितने असाइनमेंट हैं, हम जितना आपको रोक रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप यहाँ से हेल्प लेंगे, वहां से हेल्प लेंगे, हमने बाद में आप क्या कर रहे हैं, बना लेंगे, ठीक है? लेकिन जब आपसे हम 2 सवाल पूछेंगे, जब हमारा सिस्टम आपसे 2 सवाल पूछेगा कि इसमें देना दूध का दूध पानी का पानी मिलेगा, तो आपको जब पता ही नहीं है कि आपके पास पाइथन के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, किस चीज से क्या होता है, तो आपने कैसे बोलेगा? तो अपने आप को है ना तैयार करें क्विज के लिए। तो घर जाके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और किसके ऊपर, एमसीक्यूज के ऊपर तैयारी करेंगे। जो मैंने वेबसाइट भिजवाई है, इसके अलावा आप और भी सर्च करें, और बहुत सी वेबसाइट है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो सिर्फ आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, मैं भी इस वक्त सुबह 17 घंटे लगा हुआ हूँ
ओपन एआई की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उस पर लगा रहा हूँ, ये सीख रहा हूँ। मगर सीखने का तब फायदा होगा जब पहले पाइथन को आते ही नहीं, क्योंकि पाइथन उसमें बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हुई है डाली बात है। तो हर चीज देखे पाइथन की ही लिखी हुई है। आज ये बहुत जबरदस्त किस्म की लैंग्वेज है, वो पाइथन ही है। सारा कुछ ही पाइथन के ऊपर है, तो हमें पाइथन पे फोकस करना है ना। पहले हमें बेसिक्स पता होंगी, अलिफ बे पे पाइथन की आएगी तो हम तो सेंटेंस बना पाएंगे ना यार। अब हमने आधी अलिफ बे पे सीखी है और आधा नहीं सीखा, आधा पता है आधा नहीं पता, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या काम करेंगे। तो पहले पाइथन हमें सही से सीखनी, उसके एमसीक्यूज की तैयारी करें। देखिए मैं अब तक तो आपको बताता हुआ आया था कि मैं 7th क्लास तक फेल हो रहा था, वो तो एक अलग स्टोरी है ना जो मेरे। तो फिर अब जो दूसरा बुक है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें मैं आपको पहली चीज ये बताता हूँ कि आप तो मुझे क्लेम कर सकते हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको एज अ स्टूडेंट कभी क्लेम नहीं करूंगा अगर आप फेल हो। ठीक है ना, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, आप ये क्लेम कर सकते हैं कि ये टीचर है मेरा और मैंने पढ़ाया भी है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन आज दिन सुनिए कि हम 10-15 मिनट इसी चीज को खराब करेंगे, लेकिन ये खराब नहीं होगा इंशाल्लाह। कुछ सीख जाएंगे अगर कोई बच्चा 10 मिनट 10 करके कुछ सीख जाएगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी, तो एक पाथ में वो चले जाएंगे। तो जिस वक्त मैं ऑपरेशन बदल में आया था ना, मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि मैंने बुक परचेज कर ली थी, सीडी थी, और मेरे जेब पे पैसे उतने ही थे जितने की बुक सीडी थी और 5 रुपए किराए के मसूले 7S में बैठने के। ठीक है, उसके बाद की कहानी सुन ले। उसके बाद जब मैं बुक लेके गया तो नेक्स्ट वीक जब मैं आया तो मैं 3 चैप्टर पढ़ के आया था। उस जमाने में बड़ी मुश्किलें होती थी, इंटरनेट तो नाम का था, स्टैटिक वेब पेजेस होते थे, तो जिस तरह की बुक्स होती है ना, पन्ना घुमाए इधर से उधर, इसी तरह के स्टैटिक पेजेस होते थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो उस जमाने में सबसे बड़ी एनिमेशन वगैरह जो होती थी ना, वो मार्की हो, और ये होता था कि वो बैनर की तरह आपका कोई टेक्स्ट चलेगा या आपका ब्लिंक करेगा। उस जमाने में होते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर, ये 2 ब्राउजर होते थे। एक ब्राउजर में ब्लिंक करता था, एक ब्राउजर में वो बैनर की तरह चलता था। ये बहुत बड़ी चीज है। HTML में ये चलाते थे ना, यानी कि इसका भी सवाल होता था और पूछा जाता था कि यानी ये वाली चीज नेटस्केप में चलेगी नहीं चलेगी। तो खैर जब मैं अगले हफ्ते आया तो मैं हाइपर ऑटोमेटिक जावा, बिगनिंग जावा, बिगनिंग जावा 2, और इसका वर्जन था 1.3, जावा की एसडीके का वर्जन 1.3 था, और मैं उसके 3 चैप्टर पढ़ के गया। जावा मुझसे चली नहीं थी क्योंकि उस जमाने में जावा चलाना एक काम होता था इंस्टॉल करने के बाद, क्योंकि उससे क्लास पास सेट करने पड़ते थे। पहले जावा सी चला के उसके बाइट कोड जनरेट करवाने पड़ते थे, फिर जावा करके उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता था। अगर वो ना हो तो बिन के अंदर जाके अपना बाइट कोड करते तो बिन से चलता था। एक लंबी कहानी थी, तो जितना मुझसे घर पे हो पाया था वो मैं करके आया था। मैंने 3 चैप्टर खुद से पढ़ लिया था। एक जो थी पहली क्लास में हमें लैब में भेजा गया, 3D क्लास के बाद लैब में मुझे सिखाया गया कि जावा सी किस तरह चलेगी, क्लास पाथ किस तरह सेट होते हैं। उसके बाद अब इस तरह गौर से सुनिए, मुझे अपना स्टूडेंट ऐसा ही चाहिए या इससे ज्यादा ही चाहिए? मुझे ऐसा थोड़ी चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा ही चाहिए। इसके बाद जो लैब में टीचिंग असिस्टेंट्स होते थे वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर भागे। दूर इसलिए नहीं भागते थे कि मुझे सिखाना नहीं था, दूर इसलिए भागते थे कि मैंने क्वेश्चन दिए ऐसे हो। मैं भी नहीं बता रहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं एवरेज हूँ और शायद मैं बिलो एवरेज हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किसी चीज के पीछे पड़ जाए उसको पकड़ लो। आपको कहीं नंबर ना पकड़ छोड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी ना पकड़ा होगा कि कौन है। तो मैं ये जो होते थे लैब के अंदर वो मेरे पास नहीं है। जिस रो में मैं बैठा होता था ना, तो मुझसे 3-4 कंप्यूटर तक वो आते थे और इतना ज्ञान रख के चले जाना, मुझे बड़ा बुलाना पड़ जाता था। और एक बार तो मैंने ये भी कहा था कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता क्योंकि इंसान को हर चीज नहीं आती है, तो मैं नहीं कर दिया था। तो क्या किसी तरह मेहनत करें, बल्कि इससे ज्यादा करें, इससे 1000 टाइम्स बेटर करें। ठीक है ना, मैं कोई बेंचमार्क नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप तो मुझे क्लेम कर सकते हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं करूंगा जो बच्चा फेल हो गया कि वो मेरा स्टूडेंट है। क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वो हर चीज मैंने आपको बता दिया ना, उससे ज्यादा कम इसका क्या हो रहा है। मुझे तो कोई लैंग्वेज का आइडिया भी नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैंने हर चीज आपको बता दूंगा। तो मुझसे भी अगर कोई नीचे है तो वो एक्सटर्नल केस है, वो मुझे आगे बता दो। इसके अलावा अगर नहीं है तो फिर उसको उतनी ही मेहनत करनी है।
फिर मैंने है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर एजुकेशन सिस्टम में तो मैं एक क्लास तक तो मैं फेल होता था। तो उसके बाद मैंने क्या काम करा क्या नहीं करा वो सब चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन ऑपरेशन बदर ज्वाइन करने के बाद मैंने पहली सर्टिफिकेशन दी अपनी 3 महीने में। कुछ जमाने में बिगिनर्स के लिए अलग होता था प्रोग्राम और एडवांस के लिए अलग होता था। एडवांस जो थे वो 3 महीने का जावा खत्म करते थे, बिगिनर 6 महीने के खत्म करते थे। 3 महीने में ऐसी 3 महीना हो गया तो 3 महीना 10 दिन उनको से ज्यादा नहीं मैंने ऐसी डे पे दे दिया। अब मेरी परसेंटेज भी सुनते जाए और मेरे एग्जाम भी सुनते जाए और मैंने किस किस कंपनी के एग्जाम किए वो भी सुनते जाए। मैंने पहला अपना एग्जाम दिया SCJP सन माइक्रो सिस्टम्स का। आज वो एग्जिस्ट नहीं करती है कंपनी क्योंकि शायद और परिणाम नहीं दिया सन माइक्रो। वहाँ जेम्स वॉस्किन काम करते थे, उन्होंने जावा में मैंने उस कंपनी का पेपर दिया SCJP। मेरे कहीं पर भी 90 से नीचे मेरे परसेंटेज नहीं है किसी भी सिर्फ UML था, वो बहुत ही टफ था। उसमें मेरे जो सहयोगी 2 आए थे और 69 पासिंग थे मेरे 70। इसके अलावा मैंने जो लिया है उसमें मेरे 90 या 90 के करीब मेरी परसेंटेज है, 89, 88, 90 इस तरह। तो SCJP मैंने दिया, SCWCD दिया, SCJP मैंने सरकारी सिस्टम में दिया, SCWCD भी सरकारी सिस्टम का। उसके बाद मैंने EJB का पेपर दिया, एंटरप्राइज जावा। ये तो EJB थी, एंटरप्राइज जावा भी, लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे जावा का दिया। और एग्जाम शायद ऑरिकल का था, IBM का था, IBM का। वहां पर भी मेरे इसी तरह के नंबर थे 89, 88, 90। इसके बाद मैंने UML का पेपर दिया। इसके बाद मैंने IBM वेबस्फीयर पोर्टल का दिया। IBM वेबस्फीयर पोर्टल तो मैंने ना देखी भी नहीं, मैंने वो सॉफ्टवेयर चला के देखा भी नहीं था क्योंकि वो $1000 का तो मिलता था, वो सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं था। लेकिन वेबसाइट से पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से जरा सुने कि उस वेबसाइट से पढ़ के हम 5 लोगों की टीम थी ऑपरेशन बदर में। एक मैं था, एक अब्दुल अंसारी थे और वसीम थे और बाकी भी लोगों ने याद नहीं है, लेकिन 5 से 6 लोगों की टीम थी। और उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी IBM वेबस्फीयर पोर्टल ना चलता हुआ था, ना अनइंस्टॉल कॉम में किसी के पास था। तो हमने वेबसाइट से पढ़ के तैयारी करी और उसके एग्जाम दिए, उसमें हम सब पास गए। तो फिर मेहनत ऐसी करेंगे, ठीक है। तो जो MCQ में फेल होगा उसको कहते ना, आप तो मुझे क्लियर कर सकते हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट नहीं है। तो मेहनत नहीं ऐसी करनी, प्रोजेक्ट बनाने और MCQs। अगर आपने ये 500, 600, 700 MCQs दे दी ना, दुनिया में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप फेल हो। आपको इससे गो थ्रू करना पड़ेगा। गो थ्रू करेंगे तो कहीं फंसेंगे, जहाँ फंसेंगे तो पूछे। हमारे जमाने में तो क्वेश्चन बैंक होते थे और उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी कि ये आंसर सही है तो सही क्यों, मुझे नहीं पता। उसकी 1 लाइन लिखी हुई, 1 लाइन लिखा या 10 लाइनें लिखी हुई, नहीं समझ में बहुत कुछ अवेलेबल है। क्वेश्चन को LLM के पास लेना है, उससे पूछे, उसकी डिस्क्रिप्शन बता, इसका मुझे ट्यूटोरियल लिख के दे, इसी से काम लेना। एक ब्रेन आपके पास फ्री में अवेलेबल है तो फिर ये करना, उसको इस्तेमाल कर। हमारी कुलैब को पढ़े, कुलैब के अंदर ज्यादातर चीजें दी गई है। अल्लामा का कोई भी नहीं है कुलैब लगाने वाला, जो चीज रह गई है आप तुम करें। मैं तो स्टूडेंट को भी चांस दे रहा हूँ, जो चीज इसको लगती है कि मिसिंग या कोई चीज है वो लेके आया, उसका नाम भी ऐड किया और हमने 3 स्टूडेंट का नाम भी ऐड कर दिया। चलिए, बॉटम लाइन क्या है, क्या काम करना है, करवा रहे के बाद होगा सही का, ईद के बाद होगी क्या पड़ेगी ना 10 दिन की, जब पूरा नया बाकी भी नहीं बनेगी तब तक तो अब वो आखिरी क्लास है आप लोगों की, ईद के बाद टास्क कंप्लीट किए हैं आपने सर? आपकी पहला वाला किया हुआ, बाकी अभी करेंगे। समझ में आ रहा है क्या वजह है कि नहीं कर पा रहे? टाइम को मैनेज करो यार, ठीक है। देखते 7-8 लोग, ये तो दूसरा आप कोई चैनल आप मेंटेन करें। दूसरा किधर नहीं, अम्मा की चप्पल किधर है, कटी हो ना, किधर है, किधर है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग जो है व्हाट्सएप चैनल अपने मेंटेन कर रहे हैं और उनके पास स्टूडेंट्स है,
वो खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए, यहाँ से भी खड़े हो गए, खड़े हो गए प्लीज फटाफट। लड़कों में से कितने लोग अपने व्हाट्सएप चैनल मेंटेन कर रहे हैं और उनके पास स्टूडेंट्स हैं? कितने हैं? सकीना मजीद कितने हैं? जी, आप कोई व्हाट्सएप चैनल मेंटेन कर रही है जिसमें आपके पास स्टूडेंट्स हो? ठीक है, आप सामने आ जाए, आप लोग सामने आ जाइए यहाँ। अच्छा, पहले मैं आपसे इजाजत ले लूं कि बेटा आप लोग वॉलंटियर करना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए एमसीक्यूज में? आ जाए, इधर आ जाए प्लीज। जो वॉलंटियर करना चाह रहे हैं वो इधर आ जाए। लड़कों में जब आप भी यहाँ पे प्लीज, यहाँ लाइन में बोल जाए, इधर आ गए यार, अरे आ जाओ। जल्दी सी के दे देगा सवाल, होता है यार, कितने जाना यहाँ पर लाइन में बोलो। अच्छा, असदुल्ला, आप इस ग्रुप को भी हेड करेंगे, इस ग्रुप को भी सुपरवाइज करेंगे, इनके नंबर ले लें, ठीक है? आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, इधर देखें जरा, आप लोग जो वॉलंटियर्स हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि यहाँ से स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में लाएं, ठीक है? उनकी हेल्प करें एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। जहां पर वो फंस रहे हैं, उनको वो समझ में नहीं आ रहा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, आप उसका ट्यूटोरियल बनाएंगे, आप उसके एक्सप्लेनेशन को ढूंढने लगेंगे, ठीक है? करेंगे आप लोग, ये सब वॉलंटियर वाला काम है, ठीक है? इसकी जजा देगा अल्लाह, ठीक है? इल्म फैलाने के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना उनसे, तो ये इल्म फैलाने का मौका मिल रहा है, आप करें, जजा इसकी अल्लाह देगा, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे इसकी जजा आपको मिलती है, अपना नॉलेज है। बाकी सब स्टूडेंट इनकी शक्लें देख लें और इनके ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और इनके साथ मिलके एमसीक्यूज को सॉल्व करें, ठीक है? सब लोग करेंगे? आवाज नहीं आ रही, सब बाकी सबने रोजा रखा हुआ पीछे, और पीछे 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 ठीक है, पीछे आप। जिनकी बारी में है उन्हें आप दूसरा तो टास्क देंगे उनको, आप वो हमारी नजरों में तो है, क्योंकि वो जो बाकी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए ना, जो एक्सेप्शनल थे लीड के अंदर थे, वो देखें आप लोग हमारी नजरों में तो है, आपके लिए हम दूसरा काम कोई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल जो है इलीट के मेंबर्स भी जो है वो इन ग्रुप्स में आए और यहाँ पर पढ़ाना शुरू करें, ठीक है? एमसीक्यूज की तैयारी कराएं सब लोगों को। अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी किसी और को करवाएंगे तो आपके एमसीक्यूज वगैरह खुद ब खुद ही अच्छे हो जाएंगे, यानी कि आपको सॉल्व करना आ जाए, ठीक है? थैंक यू। तो आपकी जिम्मेदारी है इन सब वॉलंटियर्स की, ये खुद ही स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे और उनको सिखाएंगे। चलें सब अपनी जगह बैठे प्लीज। अच्छा, ये असाइनमेंट देख लिया, प्रोजेक्ट 4 जो है ईद के लिए हमने आपकी ईदी तैयार करी हुई है, 3 ईदियां हैं आपकी। एक है असाइनमेंट 00 से लेके 5 तक, एक दूसरा असाइनमेंट है 01 और तीसरा असाइनमेंट है 1 से लेके 5 तक। तकरीबन 11 के करीब असाइनमेंट बन रहे हैं। ये सब आपको ईद तक करने, ठीक है? अब हमारी जो पढ़ाने का तरीका और ये ना टफ से टफ होता है, क्योंकि आप लोग जो है एडवांस स्टूडेंट्स हैं, बच्चों की तरह अली ज़बरा बेदबर बा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा ग्रुप पे भी आ जाने का, और ये देख भी लेंगे हमारी रिपोजिटरी में आप जुड़े इसमें। तो गिटहब पे जाके असाइनमेंट नंबर 4 प्रोजेक्ट 4 को करना शुरू कर दीजिएगा आज से, ठीक है? पढ़ाई शुरू करें भाई भी। डिक्शनरीज पढ़ के आए घर से, मैंने आपको मैसेज किया था कि आप घर से पढ़ के आए डिक्शनरीज को और सेट को और फ्रोजन सेट को। देखिए, सेट से याद आए, दानिया हाशमी है। दानिया हाशमी किधर है? दानिया हाशमी नहीं आए क्या? यस सर, आ गए। अंदर है। देखिए, बंदा जब खुद से पढ़ता है ना तो उसने ग्रुप पे एक पोस्ट करा, जब उसने ग्रुप पे पोस्ट करी तो फिर मैंने वहां से उसे कुछ चीजों के लिंक भेजा है, और इस बंदे की अपनी रिसर्च है और ये सारी चीजें हमने कोलैब में भी लिखी है और बाकी इसने भी मेहनत किया है ना, तो मैं नाम ही इसलिए आपका नाम दानिया रखी है, तो इनके लिए जरा क्लैप होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और बॉटम लाइन हमने क्या सीखी सेट के अंदर?
लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन जो होती है ना, वो लैंग्वेज में जी वाह लैंग्वेज सेट हम सेट पढ़ना शुरू करेंगे, सेट होते अनऑर्डर्ड। ठीक है, यही प्रॉब्लम था। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने एक चीज कही ढूंढी, मैं आवाज सही आ रही है आपको? और मैंने उनकी हेल्प करी, तो फिर उस हेल्प से हमें दो चीजें मालूम चली कि एक होती है लैंग्वेज गारंटी। लैंग्वेज गारंटी क्या होती है? जैसा डिक्शनरी, अभी हम डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी में लैंग्वेज ने गारंटी करी है। देखिए, ये पहली लाइन ही हमारे पास ये है, ऑर्डर सिंस पाइथन 3.7। इससे पहले डिक्शनरी भी ऑर्डर नहीं होती थी। ठीक है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक होती थी ऑर्डर डिक्शनरी। ठीक है, लेकिन अब पाइथन ने हमें गारंटी कर दी 3.7 में कि डिक्शनरी भी ऑर्डर हुआ करेगी। बात क्लियर? तो ये क्या चीज कहलाती है? लैंग्वेज गारंटी। ये लैंग्वेज आपको गारंटी कर देगा। जब जब कोई चीज लैंग्वेज आपको गारंटी कर देती है, तो इसका मतलब वो हर इंप्लीमेंटेशन में आपको सेम बिहेवियर देगी। बात क्लियर? कुछ चीजें होती है लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफिक। तो इंप्लीमेंटेशन स्पेसिफिक ये होती है कि एक लैंग्वेज के अंदर सेट हो सकता है ऑर्डर्ड हो, लेकिन वो दूसरी इंप्लीमेंटेशन में ना हो। तो हम किस चीज को फॉलो करेंगे? तो आगे पासवर्ड बताओ फिर। हम किस चीज को फॉलो करेंगे? जो चीज लैंग्वेज गारंटी होगी। लैंग्वेज गारंटी हमें कहां से मालूम चलेगा? पाइथन और ओआरजी पे जाएंगे और इसकी चलता नहीं आता specification देखेंगे। ये बेकार ही होता है। ठीक है, तो मैं जल्दी अपलोड कराता हूँ आपको। ठीक है, हिंदी तारीफ ये 6 है। अभी जो 6 पढ़ रहे हैं डिस्कशन, तो आप मुझे डिस्प्ले दें, डिस्कॉर्ड पर दें। ठीक है, मुझे मेंशन कर दें और मुझे देना लिस्ट। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास पाइथन की। ठीक है, ये क्या चीज है? लैंग्वेज गारंटी स्पेसिफिकेशन। यहाँ जो चीज लिखी होगी वो लैंग्वेज गारंटीडली आपको देगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिकेशन पे हम ऊपर नहीं जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कोई बंदा किसी तरीके भी किससे भी कर सकता है, उसमें कोई और चीज भी डाल के दे सकता है। जैसा हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ी थी, एक साइथन थी, एक पाईपाई थी, एक हमारे पास सी पाइथन है। तो इम्प्लीमेंटेशन अलग हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन के बिहेवियर पे हम कभी भी नहीं जाएंगे। हम कौन से वाले बिहेवियर पे जाएंगे? जो लैंग्वेज गारंटी कर रहा है, जो स्पेसिफिकेशन कह रही है। ठीक है, बात क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरीज। तीन तो एक मिनट, ठीक है, आधा घंटा होगा। एक मिनट। अच्छा, क्या इसे हम कवर करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी से पहले हमने लिस्ट पढ़ा था, टपल पढ़ा था, उसे बात की है। ठीक है, एक सामने सवाल पूछा था पिछली क्लास में, जब हम कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी बनाएंगे तो वो क्या चीज होगी? वो सेट होगी डिक्शनरी होगी। हाँ, डिक्शनरी है। करके देखे ना, उनका सवाल बड़ा अच्छा था। उस स्टूडेंट का सवाल बहुत ही अच्छा था, लेकिन हम उस तक पहुंचे ही नहीं थे, तो हम कैसे उसको डिस्कस कर पाते? तो बंदे का दिमाग इसी तरह ही होना चाहिए कि ये काम करूंगा तो क्या होगा, वो काम करूंगा तो क्या होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम वो चीज से आगे भी देखेंगे। जब हम सेट में जाएंगे तो हम एक सेट में कर्ली ब्रैकेट से एम्प्टी डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर वो देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर की टाइप हमें क्या बताते हैं। पाइथन डिक्शनरी बताता है या सेट बताता है? अच्छा, डिक्शनरी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि पहला हमारे पास पॉइंट है कि ऑर्डर्ड होती है सिंस पाइथन 3.7। आइटम्स आर स्टोर्ड इन ऑर्डर दे वर इंसर्टेड। जिस तरीके से इंसर्शन होगी उसी ऑर्डर में आपको मिलेगी भी। कोई चीज ऑर्डर होगी तो वो इंडेक्स नंबर से आ जाएगी, उसको हम कॉल कर सकेंगे कि उसका इंडेक्स मेंटेन होगा हमको। जिस इंडेक्स पे जो चीज हमने इंसर्ट करी होगी उस पर हमें मिल जाएगी। लेकिन पाइथन में जो डिक्शनरी है वो की वैल्यूज की फॉर्म में होती है, और फिर हम आगे चल के देखिए हम इसको किस किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, इसमें से वैल्यू हम किस किस तरीके से उठा सकते हैं।
म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ा था। म्यूटेबल क्या होता है? जो श्रिंक करती है, ग्रो करती है, जो श्रिंक करती है, ग्रो करती है, वो क्या होती है? वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना? तो वो चीज कहलाती है म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? जो चेंज ना हो। जो चीज चेंज होती रहेगी तो उसके फिर रेफरेंस नंबर भी चेंज होते रहेंगे, फिर उसके हैश भी चेंज होते रहेंगे। जो म्यूटेबल होती है उनकी हैशिंग नहीं होती है, वो आज हम पढ़ेंगे हैशिंग क्या चीज होती है। अच्छा, ये होती है अनइंडेक्स्ड आइटम्स आर एक्सेस यूजिंग की नॉट इंडेक्स इंडेक्सेस। और ये यहाँ पर हमें ऑर्डर तो मालूम चल रहा है कि पाइथन ऑर्डर्ड होती है, लेकिन हमें किस उसमें एक्सेस करनी है? कीज के जरिए, सही है। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है, एक इसमें कॉन्सेप्ट है, इसमें O1 कॉम्प्लेक्सिटी। किसी को मालूम है O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बताएं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये राउंड, हाँ ये नहीं जी। O1 कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज होती है? कि चाहे मुझे 10 के अंदर से सर्च करना पड़े या 10,000 में से सर्च करना पड़े, टाइम मेरा ऑन एवरेज वही आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 में सर्च करने का तो 1 मिनट लग रहा है और 10 में से सर्च करेंगे तो 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? O1 कॉम्प्लेक्सिटी, एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, विदाउट डुप्लीकेट्स की डुप्लीकेट्स नहीं हो सकती। विदाउट डुप्लीकेट्स की मस्ट बी यूनिक बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट, ठीक है। कीज यूनिक होनी चाहिए। इसके अंदर फिर हम आगे पढ़ेंगे कि की जो है वो हमारी म्यूटेबल नहीं हो सकती, इम्यूटेबल होनी चाहिए। यानी इसमें टपल आ सकती है की, लेकिन लिस्ट नहीं आ सकती, ठीक है। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं कि जब हम आगे चीजें आती जाएंगी तो मुझे एक्सप्लेन तब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अभी से डेटा मौजूद हो। अभी चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इसको जरा अपने मेमोरी में रखें और हम आगे इसको पढ़ते रहेंगे। क्रिएटिंग या डिक्शनरी, डिक्शनरी लिखने का सिंटैक्स क्या होता है? ये सब कुछ दिख रहा है, पीछे तक दिख रहा है लोगों को? हम डिक्शनरी और उसके बाद इक्वल लगा के कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर हम की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू के दरमियान सेपरेटर क्या होता है? कॉलम। और एक सेट के दरमियान क्या चीज आएगी? कॉमा आएगा। एक की वैल्यू का सेट जो है उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉमा। फिर इसी तरह आगे सारी की सारी चीजें आपको दी है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या चीज लिखी है? अमेरिकन सिटीज, और हमने यहाँ क्या लिखा? डिक्शनरी। क्या आगे डिक्शनरी नजर आ रही है आप लोगों को? तो ये हमारा पाइथन कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें रखी गई हैं डेलिबरेटली ताकि वो रिवीजन के भी काम आती है। जैसे मैंने ये चीज देख रखी थी, ठीक है। बात क्लियर? इसको हम किस तरीके से चेक करेंगे कि ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है या नहीं? टाइप के मेथड से, सही है। टाइप ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या बताएगा? टाइप लगाएगा। और टाइप कंपाइल टाइम पे होती है, रन टाइम पे होती है? रन टाइम पे। क्रिएटिंग का डिक्शनरी। तब हमने एक डिक्शनरी बनाई। अच्छा, ये जो एग्जांपल दी ये इसकी कंटिन्यूएशन की टाइप इंट की है, लेकिन हमने टाइप इंट को बड़े तफसील से पहले कवर कर लिया। अब हम डिक्शनरी के ऊपर आते हैं। हमने पर्सन की एक डिक्शनरी बनाई और उसका हिंट दिया यहाँ पर टाइप DICT। DICT क्या कीवर्ड है? नहीं, डिक्शनरी तो है, इसका मतलब क्या ये कीवर्ड है? ये कीवर्ड है। आप उसको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इक्वल लगा के हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। पहले हमने की क्या दी? एक स्ट्रिंग की थी जिसमें नेम है, और फिर दूसरी हमारे पास वैल्यू है, वो भी स्ट्रिंग है और उसमें उसका रियल नेम है। इसी तरह ये हमारे पास विजिटेड सिटीज है। विजिटेड सिटीज के अंदर हमने क्या करा? ऊपर जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी, ये न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, इसकी लिस्ट भेजा। यहाँ तक बात क्लियर? डिक्शनरी बनाना आसान है, कोई प्रॉब्लम? इसकी टाइप देखने के लिए हमने क्या करा?
टाइप के अंदर डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट पास करा और डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए सिर्फ वेरिएबल दे दिया, तो उसने डिक्शनरी का कॉन्टेंट हमने फर्स्ट क्लास से सारी ली। जैसे ये, ठीक है, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, एसेसिंग वैल्यूज, हम किस तरीके से अपना की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर? पहले हम नाम के जरिए कर सकते हैं। हमने की पास करी नेम, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने की पास करी पर्सन के अंदर नेम, तो हमें ये क्या दे देगा? नहीं, नेम की क्या वैल्यू है हमारे पास? एलएस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या चीज पास करी है? की पास करनी है। अच्छा, ये क्या चीज हमने पास करा? ये 99 क्या चीज है? डिफॉल्ट वैल्यू। अगर वहां पर एज नहीं होगा तो 99 वेरी गुड। पढ़ता तो है थोड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता। चलिए गुड। अच्छा देखिए, इसके अंदर यहाँ पर कंट्री ही है हमारे पास, जैसा हमने पर्सन के अंदर गेट करा, पर्सन की डिक्शनरी वापस देखते हैं हम एक तरफा चल के। इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज है हमारे पास? नेम है और विजिटेड सिटीज, इसमें कंट्री है। अब हम क्या कर रहे हैं? पर्सन के अंदर गेट कंट्री। अब जब हमने कंट्री लिखा तो कंट्री जो उस डिक्शनरी में है तो हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। अगर वो चीज की फाइन नहीं होगी तो हमें डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। तो हमने डिफॉल्ट वैल्यू की यहाँ पर स्ट्रिंग रखी है, माई डिफॉल्ट वैल्यू इफ की नॉट फाउंड। ठीक है, ट्यूटोरियल बनाने का तरीका था, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए हर चीज। क्या चीज? एरर नहीं है असल में, वो की फाउंड नहीं हुई है तो हमने अपनी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी ताकि वो एरर को हैंडल करने के लिए भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अगर की फाउंड नहीं होगी तो वहां पर वो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो नल होगी, फिर आगे चल के हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हैंडल करने के लिए भी एक तरीका हो सकता है। हाँ, एक तो वो प्रॉब्लम आएगी, दूसरा ये कि हम उसको वेरिएबल को यूज नहीं कर सकेंगे, हम इसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू के जरिए प्रिंट नहीं करवा सकते। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको हैंडल करने के लिए हम डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट में। तो ये हम मेडिकल के जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हॉस्पिटल के, तो वहां पर डिफॉल्ट नहीं कर सकते। नहीं मिला तो नहीं मिला, बताओ उसको कि नहीं मिला। डिफॉल्ट वैल्यू हमने ब्लड ग्रुप ए नहीं डाली है, सही है ना? डिपेंड करता है कि आप क्या नाम। लेकिन अगर यही हम प्रोजेक्ट किसी ग्रोसरी स्टोर का बना रहे हैं तो वहां दे सकते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। तो जैसा हमने सर्च करी कि बबल गम थी, तो स्पेसिफिक नाम हमने दे दिया। तो सर्च करा नहीं, तो हम उसको कोई दूसरी च्युइंगम का नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट वाला, सही है, जिसमें हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। वहां तो काम भी सब यही है, तो वहां पर काम आ सकता है। लेकिन हॉस्पिटल का सिस्टम लिख रहे होंगे तो हम ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, वहां पर हमें चीजें बतानी पड़ेगी। बात क्लियर? मॉडिफाई में डिस्काउंट पहले तो हम ऐड करा के देखते हैं यहाँ पर। देखिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन अभी काफी चीजें ना बड़ी आसान सी और आप पढ़ती भी है, तो मैं जो कोई एक्सप्लेन करता हूँ जरूर। अच्छा, पहले तो हमें ना ईमेल तो खाली हमारे पास पर्सन के डिस्प्ले दूंगा, तो हमने ईमेल गेट कर लिया। ईमेल की हमने वैल्यू दी, जिस तरह हम इसको गेट कर रहे थे ना, पहले वैल्यू निकाल रहे था, उसी तरह हमने उसका एक की दे दिया, नया की उसको प्रोवाइड करा, और उस नए की नई वैल्यू हमने उसको प्रोवाइड कर दिया। तो अब ये पर्सन की डिक्शनरी में मिल गया। मॉडिफाई करना था कि वहां पर जो पर्सन की एज थी वो 25 थी, हमें उसको 26 कह दी, क्योंकि उसकी बर्थडे रहेगी हमें मान में ना। अच्छा, फिर हमने पर्सन को प्रिंट करा लिया, तो अब हमारे पास नया जो एलिमेंट है ईमेल वाला वो भी आ चुका हो। जो इसको चुन के देख लेते हैं, ईमेल का नया एलिमेंट आ चुका है, ये वैल्यू आ चुकी है। और पहले जो ये हमारे पास 25 थी वो 26 में होगा। बात क्लियर? डिलीटिंग एन आइटम में हमारे पास क्या है कि हम इसको पॉप कर लेते हैं, एक डिलीट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहले तो हम यहाँ प्रिंट करा रहे, जो ऊपर से चलवाते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। You can remove key value pair using del keyword
fifth pop method or the pop method. Note that pop returns the value of remove key pair value, whereas del does not return anything. You can also pop with a default value if in case the key is not found in the dictionary. Pop के अंदर भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर वो की फाउंड नहीं होगी तो हम डिफॉल्ट वैल्यू देते रखिए. पॉप जो है हमें रिटर्न करता है, जो चीज रिमूव करता है वो रिटर्न करता है. डिलीट कीवर्ड क्या करता है? कुछ भी नहीं करेगा, डिलीट करता है. अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ देख लेते हैं. 이게 안타깝게 시리얼을 스레이트가 시기 아류데 치시기레 스위어 베디마스키레 프레스디에 사 에이슬리가 스레시나 시티까지 이렇게 오케이 시 सर बिल्कुल उसको फाइंड करना मुश्किल होता है. कैसे कि आप एक अगर लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर किसी पर्सन का अगर डेटा है तो लेट्स सपोज उसमें नेम, फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसकी ईमेल, ठीक है, विजिटेड सिटी, कंट्री. अब इसमें मल्टीपल चीजें हैं. जब आप उसको लिस्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे यानी इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या नाम है, क्या फादर नेम है, क्या रोल नंबर है और क्या आईडी कार्ड नंबर है. इसी तरह ठीक है. तो इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिक्शनरी. ठीक है. तो डिक्शनरी में क्या होती है? की एंड वैल्यू पेयर होती है. जब हम की वैल्यू पेयर बनाते हैं तो सपोज कि हमने नेम एलिस और उसका ईमेल alice@gmail.com, इस तरह से हम की वैल्यू पेयर करते हुए क्या उसका डेटा स्टोर करते हैं. ठीक है. अब जब हम उस की के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें पता है कि नेम क्या है, फादर नेम क्या है, ईमेल क्या है, रोल नंबर क्या होगा, आईडी कार्ड नंबर क्या होगा. ये सारी चीजें हमें विजिबल हो रही होंगी. ठीक है. अब उसके कुछ मेथड्स हैं. अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसमें से की वैल्यू हो तो कैसे करेंगे? डिक्शनरी का नाम और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी की जो भी की है वो लिख देंगे. ठीक है. अगर आपको मॉडिफाई करनी है की को तो सिंपली उस की को लिखते हुए आगे असाइनिंग ऑपरेटर यूज करते हुए क्या कर देंगे? उसकी न्यू वैल्यू असाइन कर देंगे. अगर आपको लिस्ट में कुछ डिक्शनरी में कुछ ऐड करना है तो भी सेम काम. ठीक है. अब लेट्स सपोज एक केस ऐसा आता है, मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ ईमेल. ठीक है. बट मेरे पास डिक्शनरी के अंदर ईमेल नहीं है. अब मैंने एक्सेस करी डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ईमेल. जब मैं रन करूंगा क्या होगा? एरर आएगा. बट रन टाइम पे अगर हमारे पास एक चलते हुए प्रोजेक्ट में एरर आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है. पूरा आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं. बट हम यही चाहेंगे कि हमारे पास एरर आए. तो एरर से बचने के लिए हम क्या चीज यूज करेंगे? डिफॉल्ट वैल्यू यानी कौन सा मेथड? डॉट गेट. डॉट गेट क्या करता है? अगर से उसकी की और वैल्यू मौजूद होती है तो उसकी वैल्यू आपको लाके दे देता है. अगर मौजूद नहीं होती होगी तो एक डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर देता है आपकी डिक्शनरी के अंदर. ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है. थैंक यू. अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से राब्ता नहीं कर रहा. लेकिन पहले पेटीएम में से करना. अच्छा, एक हमारे पास डिक्शनरी है, उसमें हमने नेम, एज, ईमेल, सिटी है, हमारे पास कीज है. अब हम देखते हैं कि ये डेल का जो हमारे पास कीवर्ड है ये किस तरह काम करता है. पहले यहाँ देख लें, यहाँ पर हमारे पास सिटी की एक की है मौजूद, उसमें अलग अलग सिटीज के नाम है. ठीक है. हमारे ये बन जाना नहीं है. रिमूव की वैल्यू पे यूजिंग डेल की. ठीक है. अब हम इसको डिलीट करते हैं सिटी को, तो देखते क्या होता है. जैसे सिटी डिलीट कर दिया और अब हमें सिर्फ ईमेल यहाँ पे मिल रहा है पर्सन का. एक और दफा क्लिक करूंगा तो क्या होगा? या तो देगा नहीं देगा. हमारे पास यहाँ पे की है. ठीक है. तो जो कि हमजा बात कर रहे थे कि हमारे पास चलते हुए प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सिस्टम किसी तरह पे क्रैश नहीं करना चाहिए. अगर क्रैश कर रहा तो ये बुरी बात. मैं आपको यही बताऊं, मैं दूसरी तीसरी क्लास में मैं आपको बता रहा था ना कि पहली क्लास में तो मैं 3 चैप्टर पढ़ के गया था.
सर जिया आए थे शायद तीसरी क्लास में, क्योंकि उस जमाने में काफी और भी क्लासें थी हमारे पास, एडवांस की थी, और 2 3 शायद 4 बिगनर थी, कभी ज्यादा थी। तो सर जिया आए और सर जिया ने रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में बोला। और हाँ, डेटाबेस नहीं, रन टाइम एक्सेप्शन होती है कि जो हमारे पास एक तो होती है हमारे पास कस्टम, और यही जो हमारे पास अभी जो आई ना, ये रन टाइम एक्सेप्शन की मिसाल है कि हमारे पास इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शंस और की नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये वाली रन टाइम। तो पहले मैंने एक सवाल पूछा था, मेरी क्लास में नहीं था, तो मैंने जवाब दिया, तो उन्होंने खड़ा था वो मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि नसीब में जवाब नहीं मिल सकता। तो खैर पढ़ाई इस तरह करें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों के लिए बेंच मार्क हूँ, मैं आपके लिए बेंच मार्क नहीं हूँ, लेकिन है ना, मुझे आप अपनी जलालत के लिए ना बेंच मार्क एक लगा रहे, किससे नीचे जमीन है इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मुझे बेंच मार्क ना बताए, आप तो मुझसे आगे निकले ना, फायदा क्या है कि आप मुझे आगे मीट करें, मेरे बराबर होना फायदा थोड़ी है। एक टीचर का, एक बाप का ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि बच्चे या स्टूडेंट उसके बराबर आ जाए। स्टूडेंट तो कहानी वहां से स्टार्ट करे जहां तक टीचर ने छोड़ी है, वो तो उसके आगे जाए। तो है ना, जलालत का आप एक नया मुकर्रर करें, सही है। बिलो 70 आप स्टूडेंट नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ इसमें आप नहीं कर पा रहे, और इससे क्या है, और इससे ऊपर तो यार इसका लिमिट है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हमने क्या देखा कि जो की हमारे पास मौजूद नहीं होगी और उसे हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, की एरर आ जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब हम अपने आगे को सही बनाते हैं। देखिए ये मजा है कोलैब का, टेक्नोलॉजी को यूज करने का। एक एरर आया, इस एरर को फटाफट हमने खत्म नहीं कर दिया। लेकिन जब हम जावा करते थे, जावा सीखते थे, वहां पर हमें हाथ से उसको कोड चेंज करना पड़ता, फिर जाके जावा सी लिखनी पड़ती, फिर जावा लिख के उसको रन करना पड़ता जेबीएल को, और फिर कोड चला। तकरीबन बहुत जल्दी भी करेंगे तो 3 करने लगेंगे। और फिर मालूम चला कि वहां पर आपका नोट पैड में चेंज तो करना था, सेव करना भूल गया, पूरा काम करके आके भी है तो फिर वापस सेव करो, प्रिंट आओ। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का ये फायदा है। रिमूव अ की वैल्यू पे यूजिंग पॉप। अब देखिए हमने पॉप से क्या करा, एज को निकाला, और ये क्या ले रहे हैं हम, डिफॉल्ट ले रहे हैं। नहीं यहाँ से नहीं ले रहे, पर्सन। अच्छा, प्रिंट करते हैं रिमूव एज, और रिमूव हम एज कर रहे हैं पर्सन के अंदर से। अच्छा देखें, पॉप के बारे में हमने क्या पढ़ा था पहले कि जो, हाँ रिटर्न करो, जो चीज हम उसको पॉप कराएंगे, जो चीज हम उसको रिमूव कराएंगे, वो इन रिटर्न भी हमें मिलेगी। तो हमने किस वेरिएबल में ले लिया उसे, एज के ही वेरिएबल में ले लिया। अब हम इसे प्ले करते हैं और देख लेते हैं। देखिए पर्सन की डिक्शनरी में से एज चला गया, और हमारे पास एज कहाँ आ गया, हमारे पास एक वेरिएबल में आ गया। अब इसका कोई इस्तेमाल है तो सही है, अगर नहीं है तो फिर नहीं। हमने फिर दूसरी लाइन के अंदर इसे दूसरी दफा पॉप किया, तो दूसरी मरतबा पॉप करने से हमें क्या मिला, -7। नहीं है ना, ठीक है। फॉरवर्ड पॉप में तो हमें या तो वो रिटर्न कर देगा, या फिर हमें डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू आ गई ना, ये सब तो नजर आ रही। -1 डिफॉल्ट वैल्यू -1, और ये किस चीज की है, की एज नॉट फाउंड इन डिक्शनरी, सो रिटर्निंग डिफॉल्ट वैल्यू -1। बात क्लियर। डिक्शनरी के क्या क्या मेथड्स होते हैं हमारे पास, इस मेथड को फटाफट देख लेते हैं। की वैल्यूज, ये कीज है, तो कीज का क्या मतलब होगा, एस लगा हुआ है तो सारी की सारी कीज देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कि हमें कलेक्शन देंगे, ठीक है। जहाँ ग्रुप ऑफ चीज देती है उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन के देना, कलेक्शन देना। वैल्यूज है, ये भी प्रूवर है, तो ये हमें क्या दे रहे हैं, कलेक्शन दे रहा है। किस चीज की, वैल्यूज की। इसकी आइटम्स की कलेक्शन मिल रही है, हम इसे क्लियर कर सकते हैं, और इसे हम अपडेट भी कर सकते हैं। बात क्लियर। क्लियर के अंदर ये क्या कह रहा है, रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम डिक्शनरी, उसको एम्प्टी डिक्शनरी बना देगा। बात क्लियर। इस एग्जांपल को आप लोग चला फुल देख लेंगे या सिर्फ डिस्कस कर लें। जैसा ये पर्सन कीज है, तो हमारे पास 2 कीज अब तक बची है, क्योंकि हमने कुछ चीजें डिलीट भी तो की ना इसमें से, सारी की सारी कीज वैल्यूज के अंदर। जी, और ये आइटम के अंदर दोनों की वैल्यू के पेयर हमें वो दे देंगे जी।
पर्सन डॉट अपडेट। पर्सन डॉट अपडेट के अंदर क्या करना है, हमने सिटी करी लॉस एंजलिस और एज 27। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सिटी भी आ गई और एज भी आ गई। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक इंसर्शन का ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। हमने जो पहले सिटी ऐड करवाया, उसके बाद क्या है, एज। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे हम डिक्शनरी कि ये ऑर्डर होती है, तो हमें वो ट्रू होता हुआ भी नजर आ रहा है कि एक ऑर्डर में है। अच्छा, फिर आखिर में हमने इसको पर्सन डॉट क्लियर करवा लिया। क्लियर का मेथड, क्लियर के मेथड ने क्या करा, उसको एम्प्टी डिक्शनरी बना दिया। ठीक है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। जब हम डुप्लीकेट डालेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगा, आखिरी वैल्यू जो होगी वो नजर आएगी, पहले वाली रिमूव हो जाएगी। तो अब हम इसे चला के देखते हैं। हमने यहाँ पर 2 ERP की दी है और इसने कहा कि डुप्लीकेट नॉट अलाउड है, तो पहले वाली की जो थी हमारे पास वो क्या हुई, अपडेट हो गई। अपडेट हो गई, ओवरराइड हो रही है उसकी वैल्यू। बात क्लियर। तो हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रांड मॉडल ईयर, ब्रांड मॉडल ईयर। यहाँ तक सबको नजर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरी। अब हम इसमें लूप कैसे चलाएंगे, फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे। ये वेरिएबल ABC XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या बात करी थी पिछली क्लास में कि अपने वेरिएबल का नाम तरीके का रखना है। तरीके का क्यों रखना है, क्योंकि अब जो है हमारा कोड इंसान इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि ये कोड कौन चलाने की जिम्मेदारी लेगा, LLM। आप ये अपना कोड देंगे कि ये मेरे पास कोड है अलग अलग, ये स्कूल सिस्टम है, ये हॉस्पिटल सिस्टम है। अब वो LLM का दिमाग होगा, वो मैनेज करेगा। हॉस्पिटल वाले में हॉस्पिटल की चीजें चलाएगा, स्कूल में स्कूल की चीजें चलाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने वेरिएबल दिया, इन ऑपरेटर दिया। इन ऑपरेटर ये क्या होता है, मैन पर्सन है। उसके बाद हमने डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट पास करा और उसको प्रिंट करवा लिया। तो हमारे पास भी क्या प्रिंट कर रहा है, की कर रहा है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, की वैल्यूज में निकाल लेंगे। हमने आइटम्स का मेथड देखा था जो हमें पेयर्स के अंदर सारी की सारी चीजें रिटर्न करता है। तो हम 2 वेरिएबल रख लेते हैं, की और वैल्यू, और हमारे पास जो जो आइटम आते जाएंगे इसके अंदर से वो की में और वैल्यू में स्टोर होने जाएंगे। एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है ना, ये वाली बात, इसको हम मैप करते हैं दूसरी बात से। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अनपैकिंग, याद आ रहा है। अब देखिए ना, इसके अंदर भी तो अनपैकिंग का मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, क्योंकि ये आइटम्स हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एक वक्त में की और वैल्यू। ये की और वैल्यू किस तरह इसमें सेम हो रही है, ये नाम की वजह से सेम नहीं हो रही है। अगर वैसे यहाँ पर F और J कर दूं तो ये F और J के साथ भी चलेगा। चलिए, ठीक है। इसको चलने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाता है, सही है। ये लेफ्ट साइड का, आप लोग की कौन सी साइड पढ़ रही वो देखें, मेरी आप लेफ्ट साइड पढ़ रही है स्क्रीन पे, ये ग्रीन टिक आ जाता है। ग्रीन टिक का मतलब इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो गई है। तो देखिए ये चल गया, F और J लिखने से भी चल गया, लेकिन हमने नाम के बारे में पढ़ा था कि नाम हमें सही वाले देने हैं। तो इसका मतलब जो हमारे नाम सही वाले थे, उन नामों की वजह से तो ये की और वैल्यू के अंदर नहीं जा रहा, ये अनपैकिंग की वजह से जा रहा। बात क्लियर। देखिए आपको मैं अभी से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़ते जाएंगे ना तो चीजें जल्दी से क्लियर हो जाएंगी। अब हम वापस से ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के एक चीज देखते हैं। ये देखिए, ये आइटम्स के अंदर ये क्या कह रहा था हमें, की और वैल्यू फॉर्म में दे रहा था ना, पहले वैल्यू और बाद में की नहीं दे रहा था। देखिए यहाँ पर ये नेम आ रहा है, तो नेम क्या थी, की, उसकी वैल्यू क्या है, बस। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में हमें दे रहा है उसी ऑर्डर में वो फॉर के लूप में भी स्टोर कर रहा है। तो इसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या होगा, अनपैकिंग वाला। बात क्लियर। हाँ, वो तो अंदर जो दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि हमें पहली चीज क्या मिल रही है, की मिल रही है या पहली चीज वैल्यू मिल रही है। उसका ऑर्डर क्या है, की वैल्यू, वैल्यू और की नहीं है। तो मैं अनपैकिंग आपको बता रहा था कि फॉर के लूप में जब हम इसको ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट पे हमने आइटम्स का मेथड अप्लाई करा, तो की वैल्यू की फॉर्म में दिया, तो यहाँ पर किस तरीके से स्टोर हुआ, अनपैकिंग की वजह से।
ये हमसे हाइड कर दिया गया है, ये चीज इनकैप्सुलेट कर दी गई है। लेकिन आपको पाइथन में इतना मास्टर होना चाहिए कि आपको ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अपने आप को इतना मास्टर कर ले कि ऐसा लगने शुरू हो जाए आपको कि यार जैसा ना पाइथन मैं लिख रहा हूँ या मैंने लिखी है, क्योंकि आपको है ना इसके इंटरनल मैकेनिज्म समझ में आने शुरू हो जाए। ठीक है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको पता ही होगा कि एक वक्त में मुझे भी तो पाइथन नहीं आती होगी ना, जिंदगी में मेरा भी तो कोई वक्त होगा जिसमें मुझे पाइथन नहीं आती है। तो आज मैं आपको ये किस तरह बता रहा हूँ, इंटरनल मैकेनिज्म इस तरह का होगा अनपैकिंग वाला, क्योंकि इसके पीछे पढ़ने की मैंने आपको मिसाल दे दी है। पढ़ जाए उसके पीछे, ठीक है, देख के पढ़े ताकि उसकी ना बॉटम लाइन, कोई भी चीज की आपको बॉटम लाइन देखनी है कि आपका वहां पर फायदा हो रहा है कि नुकसान नहीं। तो इन द एंड आपका फायदा ही होगा कि आपकी लैंग्वेज आ जाएगी, चीज आ जाएगी, यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, बाहर मिल जाएगी, कहीं और मिल जाएगी, आप स्किलफुल तो हो जाएंगे ना यार। तो बॉटम लाइन पे अपना फायदा देखें। अगर बॉटम लाइन में फायदा है, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी अगर आपका फायदा है तो बड़ी अच्छी बात है। सही है, अगर ये सारी चीजें हम खत्म भी कर देते हैं, किसी वजह से कुछ हो जाती है, आपने तो पाइथन सीख ली, आपने तो एजेंटिक एआई सीख ली, उसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? इसको छोड़ रहे फालूदा नींद। तो मैं कौन सा बैटरी पे चल रहा हूँ यार? वो उसका ट्रेन करा के देते हैं, यहाँ पर टायर लगा, वो तो स्ट्रिंग ही देता है, अंदर से डेटा टाइप इसकी स्ट्रिंग आएगी। आप जब पाइथन का मेथड लगाते हैं तो वो आपको रिटर्न में केस ऑफ टपल देता है। क्यों देता है? क्योंकि देखिए आपकी डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू पेयर है, ये एक पेयर उठा के वो टपल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो टपल जो है क्योंकि आप उसमें के इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका आइटरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आइटरेशन के अंदर कौन सा लाइन हो रहा है? पैकिंग और अनपैकिंग लाइन। ठीक है, अब आइटम की रिप्लेसमेंट किससे हो रही है? यहाँ पे एक टपल से हो रही है जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक की है इंडेक्स 0 पे और इंडेक्स 1 पे क्या है? वैल्यू। अब वो जो इंडेक्स 0 है वो जाके स्टोर हो जाएगा जो आपने पहला वेरिएबल बनाया है, और जो इंडेक्स 1 है वो जाके स्टोर हो जाएगा जो आपने दूसरा वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले की आ रही है या बाद में आ रही है, जो इंडेक्स होगा वो उसके मुताबिक जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो बात करनी है इस तरीके से, अगर आपको यहाँ से वाटरफ्रंट जाना है फेडरल एरिया, तो बीच में राजूपीर भी आएगा और गुरु मंदिर भी आएगा। तो यहाँ पर जो बीच में चीजें आ रही है ना, वो एक हमारे पास लिस्ट आ रही है, उस लिस्ट के अंदर कपल के सेट्स आ रहे हैं हमारे पास। सही है, कॉमा सेपरेटेड उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये तो इंटरनल वर्क है, उसका बीच का काम है। हमें तो आखिर में पहुंचना है ना यहाँ से फेडरल एरिया। तो यहाँ से फेडरल एरिया में हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या चीज है? की और वैल्यू। हमें की और वैल्यू एक्सेस करनी है। इंटरनली वो एक लिस्ट दे रहा है, लिस्ट के अंदर टपल रखी हुई है, टपल के अंदर से हम दो एलिमेंट निकालते हैं। पहला वाला क्या कहलाता है? की कहलाती है, दूसरा वैल्यू कहलाती है। इन दोनों के डेटा टाइप उसके अंदर क्या है? डिक्शनरी में स्ट्रिंग है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये भी हमें स्ट्रिंग मिलेगी। अगर वहां पर हम इंट कर देंगे तो इंट मिलेगा यहाँ पर। हाँ, इंट करेंगे, हाँ इंट करेंगे तो इंट मिलेगा, फ्लोट करेंगे तो फ्लोट मिलेगा। ठीक है, ये हमारी कस्टम डेटा टाइप होगी तो हमारी कस्टम डेटा टाइप मिलेगी। जैसा हमने यहाँ पर की टाइप ली, की टाइप क्या बनेगा आपको बताना है हमको। बात क्लियर? प्रैक्टिकल एग्जांपल एक फोन बुक की एग्जांपल दी है, इसको आप बेहतर के मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल है ना सिर्फ समझने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़े। अगर मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा तो आज सिर्फ हमारी है ना एक कोलैब 6 ही बताऊंगा। तो उसमें फायदा किसका है? कम से कम आपका तो फायदा नहीं है ना। अगर कम पढ़ के जाओगे तो नुकसान ही है। तो ज्यादा पढ़ो, कॉन्सेप्ट लेके जाओ, इस एग्जाम्पल को रन करके चेक करो। सही है, एग्जाम्पल है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए। बात क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा, एक हमारे पास प्रोजेक्ट है काउंट वर्ड फ्रीक्वेंसी इंटरेस्ट। ये भी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आप चला के देखिएगा, ये आपको वर्ड की फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितनी दफा इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीजें। इसको भी आप चला के देखिएगा। ये प्रॉम्प्ट से जनरेट हुआ पूरा टूल है। सही है, बात क्लियर? इसको चला के देखने के सब
अच्छा, कॉमन पिटफॉल्स ये भी देख लीजिएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैट में क्या आता है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या एरर आता है हमारे पास। ये भी एक वर्किंग एग्जांपल ऑफ डिक्शनरी है, इसको भी आप चला के देख लीजिएगा। ये सारे के सारे मेथड्स जो है कि मॉडिफिकेशन, एडिशन, रिमूविंग आइटम, डिक्शनरी मॉडल, क्लियरिंग डिक्शनरी, में सारी की सारी चीजें इसमें बयान कर दी है हमने। सही है, इस पूरी डिक्शनरी में क्या क्या तरीके से आप काम कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है, उसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे देख रहे हैं। इसको समझाने की जरूरत है, चला के देखिए घर जाके, इसको समझ लेंगे आप लोग, क्योंकि जितना हमने ऊपर कॉन्सेप्ट समझा है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है इन 3 एग्जाम्पल्स के नाम। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप चला के देखें और समझें। बात क्लियर? अब हमारे पास शायद ये खत्म नहीं मिलेगा। अच्छा, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन एक हमने पढ़ी थी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन याद है? उसको हम क्या कहते थे? इन लाइन, एक ही लाइन का सारा काम। ठीक है, जहां पर हमारे पास कहीं पर ऐसा भी होता है कि हमको अपना सोर्स कोड है ना बड़ा छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि हम किलो बाइट्स के अंदर काम करते हैं किसी जगह में। जैसा कि हम माइक्रो कंट्रोलर के अंदर किलो बाइट्स के अंदर हमारी मेमोरी ही होती है 512 KB। तो अगर आप MB का कोड लिख दोगे तो कैसे चलेगा? तो बहुत छोटा छोटा करके लिखना पड़ता है, और आपको अपना सोर्स कोड भी बड़ा प्रिसाइज और छोटा लिखना पड़ता है। तो वह वेरिएबल नेम भी आपके पास लंबे चौड़े नहीं होते, फिर आप इस्तेमाल करते हैं कैरेक्टर ABCD इस तरह का। लेकिन इस तरह की प्रोग्रामिंग में बड़ी कमी होती है, तो उस जगह पर ये चीजें इस्तेमाल होती है। इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड्स। ठीक है, इसके शॉर्ट हैंड की हमारे पास सिंटेक्स क्या है? हमारे पास ये एक्सप्रेशन देंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें, याद है ना? हमारे पास पहले एक्सप्रेशन आती है, फिर वैल्यू एक्सप्रेशन है, फिर फॉर का हमारे पास कीवर्ड है, आइटम का वेरिएबल है, इनका ऑपरेटर है हमारे पास मेंबरशिप, फिर आइटरेबल देंगे और इफ कंडीशन देंगे। ये बिल्कुल कैसी है जैसा हमने लिस्ट में देखी है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है? देखिए आवाज हो रही है, ठीक है। हम ये लिस्ट पे पढ़ चुके हैं ना, ठीक है ना? एक चीज अगर 2 दफा समझाएंगे तो इसमें किसका नुकसान है? स्टूडेंट का। अच्छा, एग्जाम्पल थी हमारे पास सेंटी, हाँ वही, इसको हम देख लेते हैं, आपकी समझ में भी है। चलो इसको आगे चल के देखते हैं। पहले ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट कर लेते हैं कि हमने हमारे पास है A और B की वैल्यू है हमारे पास। A हमारे पास की है और B के मतलब क्या है? वैल्यू। और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नेम है ओरिजिनल डिक्शनरी, उसमें हमने आइटम्स का मेथड अप्लाई करा, तो हमें क्या मिल गया? लिस्ट की टपल्स की फॉर्म में हमें एलिमेंट मिले और एक लिस्ट मिल गई। हम K और D के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर कि हम की को सेम रहने दे रहे हैं और V के साथ क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास K में क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करते जाए तो क्या होगा? 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो इसी तरह प्रिंट हो रहा है। हो गया यहाँ पर, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? नहीं, मिनी टूल तो है ना ये एक्सप्रेशन बड़ा आसान है, ये प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ पहली दफा देखेंगे तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल लगेगी, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सबसे अच्छी चीज आपको लगेगी। क्योंकि यार आपको भी तो कोड टाइप करने में टाइम लगता है ना। अगर आपके पास कहीं पर किसी जगह पर मेमोरी कम है तो एक तो मजबूरी है कि मेमोरी कम है तो आपको छोटा ही कोड लिखना है, लेकिन इसके अलावा भी तो उंगलियां तो आप ही की चल रही है ना पूरी जिंदगी। अगर एक दफा हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से काम कर लिया तो आप इसी को लिखेंगे, क्योंकि आपकी टाइपिंग और आपका कोड भी बड़ा मैनेजेबल हो जाएगा। अगर ये 4 लाइन का कोड 1 लाइन में आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको आगे चल के खुद ही अच्छा लगने लगेगा। लेकिन ये कब अच्छा लगेगा? जब आप प्रोजेक्ट के लिखने के उससे गो थ्रू होंगे। सही है, जब प्रोजेक्ट लिखने पड़ेंगे फिर आपको इसका एहसास होगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी चीज है। ये आपके कोड को रीडेबल भी बना देते हैं। आगे चले, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अच्छा ये इस्तेमाल होती है डेटा कन्वर्जन वगैरह करना हो हमें उसमें भी। जैसा इसकी एक एग्जांपल मैंने ये बनाई है कि हमारे पास सेल्सियस
हमारे पास डेटा है और हम उसको फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट कर दें। पाकिस्तान में कौन सा यूनिट चलता है टेम्परेचर का? हाँ? अभी कितने डिग्री यहाँ पर कराची में सबसे ज्यादा गर्मी कितने डिग्री पे होती है? 10 हाँ 40 है ना, बहुत गर्मी होती है ना। तो ये 40 डिग्री हम किस इसमें कहते हैं, यूनिट में कहते हैं सेल्सियस में कहते हैं। और बुखार हमें कितना आते हैं? तो ये दोनों वो 104 होता है, तो 40 से मतलब भी 104 ही होता है। वो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 के करीब होता था, 7.2 समथिंग, 36.98 समथिंग, 37 हो गया, राउंड अबाउट 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेल्सियस को 9 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है और 32 बनना है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करा। अब हमारे पास फर्ज कर ले, लेकिन बातें ना करें हो सकती है, फर्ज कर ले हमारे पास कराची का डेटा है, हमें केएमसी ने बुलाया प्रोजेक्ट लिखने के लिए, और केएमसी के पास कराची का डेटा है 18th सेंचुरी से लेके कि रोजाना दिन के वक्त में 12 बजे और रात के वक्त 12 बजे क्या टेम्परेचर था। फर्स्ट कर लिया, उनके पास एक डेटा पड़ा है। तो अब 18th सेंचुरी से लेके 2025 आम दिनों में तो 10 ऊपर तक पढ़ाते हैं, रमजान में भी 10 ऊपर पढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करें और सेंचुरी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तो ये तो हजारों दिन में आ जाएंगे ना, हजारों दिन बन जाएंगे ये, शायद उससे भी ज्यादा है। तो आप पूरे के पूरे डेटा को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, अगर वो सेल्सियस की फॉर्म में तो फ़ारेनहाइट कैसे करेंगे, फ़ारेनहाइट की फॉर्म में तो सेल्सियस कैसे करेंगे। तो हम ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी लॉजिक हमने क्या करा, एक लाइन में लेके आ गया। लेकिन ये चीजें हम एक लाइन में कब लेके आ पाएंगे, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो डेटा आ गया, ये देखें 0 डिग्री का मतलब होता है 32 फ़ारेनहाइट, 10 सेल्सियस का मतलब होता है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी तरह हम 40 का मतलब होता है 104 फ़ारेनहाइट। बात क्लियर जी? लास्ट डेटा जब भी तो मजा आएगा ना, मैं यही तो कह रहा हूँ 18th सेंचुरी से लेके लास्ट डेटा होते हैं 18th सेंचुरी से लेके जब से अंग्रेज थे 2025 तक। तो 18th सेंचुरी का डेटा ले लें, 19 का ले लें, और ये 20 का भी तो क्वार्टर गुजर चुका है ना, सेंचुरी में हम तो क्वार्टर हो गए ना। तो आप तकरीबन 2.25 सेंचुरीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 225 सालों के बारे में बात कर रहे हैं। 225 साल को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हजारों में आएगा, और फिर हजारों को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दिन में 2 का डेटा है, दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे का। तो फिर जब इतना बड़ा डेटा होगा तो उसी को हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बड़ा इस्तेमाल होते हैं। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो हमारा तो ये हमारे पास लेसन नंबर 6 खत्म हो गया। हम 1 घंटा है, इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे उसे। अच्छा, अब ये देख लें हमारे पास एक डेटा टाइप है सेट डेटा टाइप, और इसके बाद हमारे पास एक डेटा टाइप होगी फ्रोजन सेट्स। अच्छा, set is one of 4 built-in data types in Python used to store collection of data. The other 3 are list of a dictionary, all with different qualities and usage. A set is unordered, unchangeable, unindexed, mutable. किसका रटा लगा? सही है, सारा तो चल नहीं सकता रटा लगा। अनऑर्डर्ड होती है, हाँ अनऑर्डर्ड होती है। क्या चीज अनऑर्डर्ड होती है? सेट। अनचेंजेबल होती है, चेंज नहीं कर सकते। अनइंडेक्स होती है, तो ये अनइंडेक्स तो हमें पहले ही मालूम चल चुका। कहाँ पर मालूम चला? अनऑर्डर्ड पे। जो चीज अनऑर्डर्ड होगी तो उसका इंडेक्स भी नहीं होगा। ठीक है, यही चीज तो दानियार हाशमी जो थे इसको और फर्दर एक्सप्लोर कर रहे थे। ये तो चीज कर चुके थे, वो इसको फर्दर एक्सप्लोर कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। वो क्यों के चक्कर में स्पेसिफिकेशन में गए, फिर उन्होंने क्वेश्चन करा, तो हमने वहां से क्या चीज सीखी कि एक चीज होती है लैंग्वेज गारंटी।
कि अगर आपको कोई चीज लैंग्वेज गारंटी कर रही है तो हम उसी से स्टिक रहेंगे, हम इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के अंदर आपको वो कुछ कस्टमाइज चीज भी दे सकता है, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या क्या चीज को फॉलो करेंगे, स्पेसिफिकेशन में जो लैंग्वेज गारंटी कर रहे हैं। बात क्लियर? इसलिए हाँ सेट पे तो वो तो ग्रो करेगा वो आगे, जभी तो ये म्यूटेबल, हाँ जभी तो ये म्यूटेबल है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये म्यूटेबल क्यों, क्योंकि ये ग्रो और श्रिंक करेगा, लेकिन इसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ ग्रो कर जाएगा ये जब ये म्यूटेबल है। अच्छा डिक्शनरी के अंदर हम की को क्या इस्तेमाल करते थे, की हमारी क्या होती थी, स्ट्रिंग ही होती थी, इम्यूटेबल। वहां पर हमने क्या करा था, किस तरह चेक किया था उसको डिक्शनरी को, देखिए एग्जांपल भी आपको याद होनी चाहिए ना, उसमें हमने लिस्ट लगाई। लिस्ट हमारे पास क्या होती है, म्यूटेबल होती है, और जो चीज म्यूटेबल होती है उसका क्या नहीं होता, उसका हैश नहीं आता, उसकी हैश की वैल्यू नहीं होती, सही है। अब हम आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसके डुंडर्स आएंगे मेथड हैश का अंडरस्कोर अंडरस्कोर हैश अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो वो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। हैशिंग का क्या फायदा होता है, लुकअप इसका फास्ट होता है, और लुकअप जो फास्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, O1 कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए नाम हमें सही तरीके से याद होना चाहिए। हाँ कांस्टेंट वो अलग चीज होगी, लेकिन ये एवरेज टाइम आउट है, कांस्टेंट नहीं है। हम कांस्टेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज का मतलब होता है बिल्कुल करीब वही हमें देगा, अगर 10 में ढूंढेंगे तब भी वही देगा, 10,000 में देंगे तब भी वही देगा, लेकिन वो 1.1 हो सकती है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकती है, 0.1 हो सकती है, एवरेज होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि 1 सेकंड की जगह 10 सेकंड लगेगा, कि 10,000 में 10 सेकंड लग रहे और 10 के अंदर 1 सेकंड लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो 1 सेकंड के यानी करीब की तरह है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के, ये हमारा आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे ओवर कॉम्प्लेक्सिटी में। अच्छा ये 4 चीजें क्या करना है, घंटा लगा लेंगे। अनऑर्डर्ड होती है, अनचेंजेबल होती है, उसकी हम वैल्यूज को, सेट की वैल्यूज को नहीं चेंज कर सकते। फिर अनइंडेक्स होती है, अनऑर्डर्ड होगी तो अनइंडेक्स भी होगी, और क्या होती है, ये म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी के अंदर की क्या होती है, इम्यूटेबल होता है। देखिए हम साथ इसको रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। सेट नहीं रख सकते ना, सेट तो म्यूटेबल है ना, फ्रोजन सेट रखेंगे वो आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए इनके सवाल आते हैं ना बड़े अच्छे, ये सवाल आप बता रहे हैं ये पढ़ के आए, तो इसी तरह बाकी सब भी होना चाहिए ना, सब लोग पढ़ के आए। पढ़ के आने से फायदा क्या होगा, जल्दी सीख जाएंगे। अच्छा इसको थोड़ा सा हम रीड आउट कर लेते हैं। पाइथन ऑल्सो इंक्लूड अ डेटा टाइप ऑफ सेट। अ सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन with no duplicate animal. Basic use include membership, testing and eliminating duplicate entries. Set object also support mathematical operations like union, intersection, differences and symmetric difference. Curly braces. अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम सेट क्या काम करते हैं। सेट क्या, अच्छा सेट हमने एक लगाया, और इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट से एक और भी चीज बनती थी, वो क्या थी, वो डिक्शनरी। अब हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर प्रिंट, तो मिलते हैं। बाई डिफॉल्ट क्या टाइप होगी इसकी, डिक्शनरी आगे अपने लिखना। अगर हम एम्प्टी कर वो पाइथन, ये पाइथन का उसकी स्पेसिफिकेशन में है, डिक्शनरी बनाएंगे, इंग्लिश नहीं होंगे, हम अपनी स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, हम कुछ और बनाएंगे। तो हाँ हम एम्प्टी सेट बना ही नहीं सकते, हम एम्प्टी सेट कर लेंगे बना के, इसमें वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल लो तो वो सेट की डेटा टाइप में आ जाएगा ना।
या तो कंस्ट्रक्टर से हम कर सकते हैं, जो उसके जो टाइप कास्टिंग के मेथड है उससे कर सकते हैं। देख डेटा टाइप तो है ही नहीं ना, जो आप बात कर रही है वो तो टाइप हेड्स है। हम तो डेटा टाइप डिफाइन कर ही नहीं सकते ना वेरिएबल की। लेकिन हाँ कंस्ट्रक्ट जो अभी कहा था ना कि हम उसको कंस्ट्रक्टर नहीं है, असल में वो टाइप कास्टिंग का मेथड है सेट का। अगर हम सेट राउंड ब्रैकेट ओपन करके उसमें वैल्यूज देके हम जब बनाएंगे तो वो डेटा टाइप हमें दे देगा, क्योंकि वो रन टाइम पे मेथड के जरिए होगा है ना। ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा? रन टाइम पे। और रन टाइम पे जो चीज आती है वो डेटा टाइप लेके आती है। नहीं, वो हम जब सेट का जब हम कास्टिंग करेंगे ना तो हम तो किसी भी वेरिएबल में रखेंगे, उसको एंट्री देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेट का जो मेथड होगा इन रिटर्न हमको सेट ही प्रोवाइड करेगा। हमने बात की है कि सेट का जो हमारे पास टाइप कास्टिंग का मेथड है सेट राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, वो हमें क्या डेटा टाइप रिटर्न करता है? सेट रिटर्न। ठीक है, बात क्लियर? आगे चल के आया हम देख लेंगे। जैसे यहाँ पर ये है, अच्छा अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट को हम डिफाइन करते हैं कि पहले हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ। दूसरा हमने क्या सीखा कि ये मेथड है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये मेथड है। ये पहले की क्लास में मैंने कहा था ये वो गलत है, ये मेथड है कि सेट का हमारे पास टाइप कास्टिंग का मेथड है और इस मेथड के अंदर हमने क्या प्रोवाइड करा? लिस्ट। ये लिस्ट है ना हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट से। अच्छा इसी तरह हमने जहां पर हमने ऊपर तो लिखा है कि यहाँ पर भी एग्जांपल के अंदर भी मौजूद है कि ये अननोन है। अननोन एक वेरिएबल का नाम रखा हमने, उसकी टाइप भी हमने टाइप ही हमने दी सेट। हाँ ये डिक्शनरी है ये। अब इसको आगे भी यही लिखा हुआ है कि सेट और डिक्शनरी ये क्या चीज है, तो एम्प्टी सेट, और ये हमने सेट से बना लिया तो ये सेट की डेटा टाइप हो रही है। इसको हम चला के देख लेते हैं। इसको याद रखिएगा अननोन और एम्प्टी सेट। खैर ये तो नाम से ही बता रहे थे कि ये टाइप है अननोन और टाइप है एम्प्टी सेट। इसको हम प्ले कर लेते हैं, ये देख लेते हैं यहाँ कि टाइप है अननोन। अननोन का टाइप क्या है? डिक्शनरी। और एम्प्टी सेट की टाइप क्या है? सेट। एम्प्टी सेट हमने किस तरह बनाया? कास्टिंग के मेथड से। टाइप कास्टिंग पहले मैंने कहा था, मुझे याद है, कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, टाइप कास्टिंग का मेथड है। ठीक है, ग्लोबल मेथड है ये, टाइप कास्टिंग का मेथड है। बात क्लियर यहाँ तक? कंस्ट्रक्टर होगा तो वो अंडरस्कोर करके इनिट करके होगा है इसमें। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे ना तब ये देखेंगे। अच्छा दो हमने सेट को बाद में चल के देखेंगे, सेट को आपस में मिलाते किस तरह क्या करते हैं। दो हमें सेट की वैल्यूज को चेक करना था, और हाँ सेट है और सेट टू है। तो सेट है और सेट टू की दोनों की क्या वैल्यूज है? बराबर है इसके। तो हम उसको किस तरह चेक करें? इक्वल्स ऑपरेटर के जरिए। बात कीजिए, ये कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा ये क्या होल्ड कर सकता है? होल्ड ओनली इन। तो सेट के अंदर लिस्ट आएगी, फिर क्या नहीं आ सकेगी। उसके कंस्ट्रक्टर में हम उसको कंस्ट्रक्टर अभी भी मैं कह रहा हूँ, कास्टिंग के मेथड में हम लेंगे। तो कास्टिंग का मेथड ही हम उसी वक्त अप्लाई करते हैं जब हमारे पास वैल्यू की टाइप कुछ और होती है। सही है, इसकी जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कोई और टाइप का होते हैं। Set can store only immutable objects such as number, float, complex, boolean, string, tuple. If you try to put a list or a dictionary in set collection, Python raises the type error. अब इसको हम लगा के जरा देखते हैं। ये देखिए हमने बिगर कास्टिंग के से सेट को एक एलिमेंट दिया, वो एलिमेंट पूरे एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास टाइप है। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? सेट का हाँ टाइप कास्टिंग करके उसको हम कर सकते हैं। बात क्लियर? आगे चले यहाँ से। इट कैन होल्ड इम्यूटेबल डेटा टाइप एट वंस।
मल्टीपल, इट कैन होल्ड मल्टीपल डेटा टाइप एट वंस। अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज हम एक साथ भी स्टोर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। जैसा दूसरी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट था अरेज का, पाइथन में अरेज नहीं है। अरेज में होता यह था कि हम अरे की डेटा डिफाइन करना है, जैसा जावा में होता था कि स्ट्रिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग कर रहे हैं। तो उस अरे की जो हम डेटा टाइप डिफाइन करते थे, उससे अलग डेटा टाइप की हम वैल्यूज उसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहला हमने इंटीजर रखा, उसके बाद फ्लोट है, उसके बाद बुलियन है, फिर स्ट्रिंग है, फिर उसके बाद हमारे पास ये क्या चीज है, डबल। बात क्लियर? द सेट इज अनऑर्डर्ड। ये चार चीजें मैंने आपसे कही ना, इसको याद कर लिया, ऊपर लिखी हुई थी। नो डेट आइटम इन द सेट collection may not follow the same order in which they are entered. The position of item is optimized by Python to perform operation over set as defined in mathematics. देखिए सेट के अंदर है ना, अब इस थोड़ी सी इसकी ना इंटरनल वर्किंग को हम देखते हैं। इसके अंदर जो है सेट हम जब एम्प्टी सेट भी बनाएंगे ना, तो एम्प्टी सेट भी अपने अंदर कुछ स्पेस लेके आएगा मेमोरी में। वो इंटरनल है, वो हमसे ना एग्जाम में पूछी जाएगी ना कुछ, लेकिन हम झांकने की आदत है ना अंदर क्या चाहिए उसकी बात नहीं। वो क्यों अपने साथ थोड़ी सी मेमोरी लेके आएगा, वो एक रेशियो को मेंटेन करता है अपने साथ। तो उसमें जितने भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट के हिसाब से इतना रेशियो उसका होना चाहिए, क्योंकि हर ऑपरेशन के ऊपर फिर वो नई मेमोरी एलोकेशन करेगा। तो ये एक बड़ा एक्सपेंसिव टास्क है सीपीयू के लिए, मेमोरी के लिए, सीपीयू साइकिल के लिए, तो उसमें बड़ा रिसोर्स कंज्यूम होगा। अगर आपके पास 100 बंदे की कैपेसिटी है, तो आपने अपने पास कैपेसिटी रखी हुई है 1.1 यानी 110। अब उसमें जो 2-3 बंदे आ रहे थे, 2-3 चले गए, तो इससे क्या फायदा हुआ, आपको अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ी और चेयर्स पर। लेकिन 100 बंदे की कैपेसिटी होती है और 100 के 100 ही चेयर लगा के बैठते। एक बंदा आता आपको वापस चेयर लाना पड़ा, फिर यहाँ से 2 बंदे जाते तो 2 चेयर खाली हो जाती, फिर 3 बंदे आते तो फिर एक और चेयर लानी पड़ता। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है ना। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे शादी की दावत में आप कैलकुलेट करते हैं ना कितने बंदे आएंगे, तो 50 बंदे और रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे आगे चलते हैं। Python sets are unordered collection, but internally elements are stored based on their hash value. However, this internal structure is not predictable or stable across operations or platform. यहाँ प्लेटफॉर्म भी हम ऐड कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म ऐड करने का मतलब ये है, प्लेटफॉर्म ऐड करने का मतलब ये है कि मैंने दूसरी इम्प्लीमेंटेशन करी, पाई की करी, साइथन की करी, और फिर इस्तेमाल करा सी पाइथन में, तो अक्रॉस कुछ और भी हो सकती है। आपको किस चीज से स्टिक रहना है, लैंग्वेज गारंटी के साथ। लैंग्वेज गारंटी क्या कह रही है, अनऑर्डर, ठीक है, बात क्लियर। किसी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, यानी पाइथन को अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करें। देखिए इसकी भी तो इम्प्लीमेंटेशन लिखी है ना पाई के अंदर, साइथन के अंदर, सी पाइथन के अंदर। अगर हमारे पास कोई काम, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हमें सेट्स का बहुत ज्यादा काम है, उस वक्त तो शायद आप है ना अपनी पाइथन लिख लेंगे या फिर सेट का पोर्शन अपना लिख लेगा, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करके हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको लिख लेंगे। लेकिन वो क्या होगा, फिर प्रोजेक्ट जो है हमारी ही पाइथन के ऊपर चलाना, तो कहीं पर ये काम भी हो सकता है। अब जैसा कोई आप ये कह लें कि डिफेंस इंडस्ट्री है, जैसा हमारे पास पाक आर्मी है या हमारे पास टोंडा लेबोरेटरी है, तब इसका कोड तो कहीं और नहीं चल रहा ना, ये लो आप भी चलो, आप भी चलो, ऐसा भी नहीं होगा ना। उनका तो स्पेसिफिक कोड है जो एक ही जगह चला करेगा, और हो सकता है कि वो अलग अलग पाकिस्तान के अंदर अलग अलग लोकेशन पे भी ना चले, सिर्फ हेडक्वार्टर के अंदर ही चला।
और अगर वहां पर हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां तो हम अपनी पाइथन लिख के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कोड तो हमारा ही चल रहा है सारा के सारा। बात क्लियर हो रही है। और फिर हम जरूर नहीं है कि पाइथन में करें, हम तो उस वक्त जा सकते हैं असेंबली की तरफ भी जा सकते हैं और रस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, जो इससे बहुत फास्ट है लैंग्वेज। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट में क्या काम है। अगर आपके प्रोजेक्ट में आप दूसरी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं पाइथन की, तो हो सकता है हम अपनी पाइथन लिख के अपनी पाइथन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे। बात क्लियर हो रही है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है कि आपके प्रोजेक्ट की टाइप क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी यानी किस लेवल पे वो काम कर रहा है, पब्लिक डोमेन में काम कर रहा है, प्राइवेट के अंदर काम कर रहा है। बात क्लियर। तो आप किस चीज से स्टकअप रहेंगे कि ये अनऑर्डर्ड होती है, प्रिडिक्टेबल उसका ऑर्डर नहीं होता। ठीक है। जब हम इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेट के अंदर, तो ये रीस्ट्रक्चर होते हैं, फिर इसके न्यू डीएस जनरेट हो जाते हैं। आगे चल के देखते हैं। सेट इज अनचेंजेबल। We can say that set items are unchangeable. It means that you cannot modify an individual item in a set directly. आप इसको इंडेक्स देके नहीं काम कर सकते, बल्कि इसके लिए क्या दिए हुए हैं, मेथड दिए हुए। इसीलिए ये हमारे पास क्या थी, म्यूटेबल था। बोला करें साथ में मुझे, क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, श्रिंक हो रही है और ग्रो भी कर रही है। तो दो चीज हाँ, वो मेथड के जरिए करना पड़ेगा। अगर हमें कोई चीज, कोई एलिमेंट ही हटा देना, सिरे से हटा देना, या उसमें कोई ऐड कर लेना, तो वो ग्रो कर जाएगा। तो पहले श्रिंक करा, ग्रो करा, तो जब श्रिंक और ग्रो करते हुए क्या चीज कहलाएगी, म्यूटेबल। फिर इसके आगे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हैशिंग में इस तरह काम करता है कि जब ये सेट ग्रो और श्रिंक कर रहा होता है, उस वक्त क्या होता है, हैशिंग अंदर इंटरनल हैश इसके चेंज हो रहे होते हैं। जी हाँ, ऐड और रिमूव करते हैं, तो वो अगर उसका है ना, उसके क्या कहते हैं, इसके जो फैक्टर जो मैंने पहले डिफाइन करा था उससे आगे हो जाएगा, तो फिर रीहैशिंग जाएंगे सारे के सारे। हैशिंग का फायदा ये होता है कि आप है ना, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मुझे है ना एलिमेंट नंबर 48 चाहिए अलग, तो मुझे उसकी लोकेशन पता है। वो किस वजह से मालूम है, हैशिंग की वजह से मुझे मालूम। ये मुतक में मदद देती है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका। अच्छा ये देखें, पहले हमने एक सेट बनाया और सेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये इंडेक्स से नहीं चलेगा, ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए लिखा। और फिर हमने उसको क्या करा, ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर कैच कर लिया उस एरर को, और हमने अपने प्रोग्राम को मैनेज कर लिया, क्रैश होने से बचा लिया। ये वहां भी थे कि पढ़ेंगे कि हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट क्या होते हैं, एरर हैंडलिंग क्या होता है। अच्छा यहाँ पर क्या हम चीज पढ़ रहे हैं, सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो इंडेक्स डज नॉट वर्क। तो माई सेट 0 वर्क नहीं करेगा। ये गाइड के अंदर तो नहीं करेगा कि हम इसका एलिमेंट निकाल ले 0 पे, या 0 पे कोई नया एलिमेंट डाले, ये भी काम नहीं करेगा। असाइनमेंट भी इसकी काम नहीं करेगी। आप क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें यार। अब हम उसको जरा चला के देखते हैं। तो ये टाइप एरर से प्रिंट करा, लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन हमारे प्रोग्राम की बंद नहीं हुई, हमारा प्रोग्राम एब्रप्टली स्टॉप नहीं हो गया, हमने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो जरा ये भी जरा देख लें, ट्राई का एक्चुअली आगे चल के हम पढ़ेंगे। देखिए अपने एक्सेप्शन किस तरह हैंडल करें। पहले ट्राई लिखा, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन जनरेट हुई इस लाइन ऑफ कोड के ऊपर, और फिर हमने वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर को कैच किए। एरर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उनके डिफरेंट हैंडल्स होंगे। हर एरर तो उसी तरह हैंडल नहीं होता ना, जैसे अम्मा कभी डांटती है, कभी थप्पड़ मारती है, तो एरर लगते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एरर को हैंडल करने के लिए उसके अलग अलग हैंडल्स हम लिखेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक कहते हैं, और हम उसमें कैच करके प्रिंट करा लेंगे और हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती रहेगी, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कंटिन्यू एज नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर हमने कैच करा और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यू एज नॉर्मल बिकॉज वी हैंडल द एरर कंडीशन इन ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। देखिए हर लेसन के अंदर है ना, आपको आगे का थोड़ा चीजें मिलती रहेंगी।
ये चीज मैंने कहाँ से सीखी? ये चीज मैंने सीखी ऑक्सफोर्ड की किताबों से, स्कूल की। वो स्कूल की किताब भी है ना, थोड़ा सा आगे का सामान पहले से बताती है। तो उससे होता ये है कि स्टूडेंट के जहन में वो चला जाता है, समझ में तो आता नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ना वो घूमता रहता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जगह बना लेता है। जब जगह बना लेता है और वो कॉन्सेप्ट जब भी आपको बताया जाएगा तो फौरन से आप ग्रैस्प कर लोगे। बात क्लियर हो रही है? As you can see, you cannot change the, ये तो हमने देख लिया, you cannot change the individual item in a set directly. Instead, you can remove the element, remove the item and add a new one with the updated value. Alternatively, we can use discard or remove method to remove item और add और update method. तो हमारे पास ये क्या आ गए? 4 मेथड आ गए, डिस्कार्ड और रिमूव और ऐड और अपडेट। इनमें भी वही चीजें होंगी कि हमें कोई चीज इन रिटर्न वो करेगा, कुछ में नहीं करेगा। आप देख लेते हैं, ये हमने एक सेट बनाया और सेट बना के हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव 3 और रिमूव ए। तो हमारे पास 3 भी है और ए भी है। आउटपुट हमारे पास 1 to 4 आने चाहिए, 1 to 4 था और स्मॉल है। ये हमारे पास क्या बता रहा है? कैपिटल है। तो ये क्या हो गया? केस सेंसिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर? आगे चले। अब हमने ऐड करवा दिया तो ये क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा 1 to 5 और ये तक था, अब उसमें 6 आ गए। अभी तो हमें लग रहा होगा कि ये ऑर्डर है, क्योंकि आखिर में ऐड करा ना। लेकिन अब किस चीज पे जाएंगे? लैंग्वेज गारंटी के ऊपर। लैंग्वेज क्या करेंगे? अनऑर्डर। एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आएगा तो हम क्या कहेंगे? अनऑर्डर। एग्जाम में अगर वो हमें सैंपल आउटपुट भी दे दे, इसकी आउटपुट ये आ रही है, फिर भी हम क्या कहेंगे? अनऑर्डर देती है। सही है। हमारे सेट हमने एक और बनाया, उसमें फिर हमने वापस से यही काम करवाया और अब हम क्या कर रहे हैं? डिस्कार्ड करा रहे हैं। हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। हमने सेट से डिस्कार्ड करवाया, माई सेट डिस्कार्ड 1 2 3। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट से ये क्या चीज है? ये सेट माई सेट डिस्कार्ड अनदर सेट क्या है? 1 2 3। अच्छा, हमने आफ्टर माई सेट, तो माई सेट हमने प्रिंट कर लिया, तो हम प्रिंट इसकी प्ले कर लेंगे। माई सेट क्या था? ये हमने बनाया, उसमें 1 2 3 आफ्टर माई सेट 1 2 3 4 5 8। अच्छा, इसको पढ़ते हैं डिस्कार्ड। डिस्कार्ड ओनली रिमूव अ सिंगल एलिमेंट। 1 2 3 is the set itself, not an element within my set. Therefore, discard does not find it and return none without modifying the set. यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये वाला ये नन कैसे आया हमारे पास? ठीक है, वो सिंगल एलिमेंट वो रिमूव करेगा। आप पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है? डिस्कार्ड ओनली रिमूव अ सिंगल एलिमेंट। और यहाँ पर हमने क्या दे दी थी? इसे कनेक्शन दे दी। तो आफ्टर माई सेट कोई ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं हुआ और ये माई सेट वही आया जो हमारे पास पहले था। सेट और माई सेट बराबर है। अब हम डिस्कार्ड करते हैं आइटम, इसको फॉर के रूप में लेके एक एक आइटम को हम डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही कि एक एक आइटम किस तरह आ रहा है? एक सेट में से हमारे पास आइटम के वेरिएबल में सिंगल एलिमेंट्स आते जा रहे हैं और सिंगल एलिमेंट डिस्कार्ड के अंदर हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं और ये फॉर के रूप में रिव्यू कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि इसने क्या काम किया। अब देखें ये 1 2 3 चला गया, यहाँ से 4 5 स्मॉल ए कैपिटल ए रह गया। बात क्लियर? क्या चीज? वो आगे जाके मेथड करेंगे, यूनियन वगैरह मिले, बहुत सारे इसके मेथड हैं, वो आगे चल के हम इसको चेक करेंगे। अच्छा, यूज डिफरेंस अपडेट मेथड टू रिमूव मल्टीपल एलिमेंट एट वंस। अब देखिए मल्टीपल एलिमेंट, ऊपर वाला जो हमारे पास मेथड था क्या था? सिर्फ रिमूव का। अब हम कह रहे हैं कि अपडेट कर दो यार इसे। ये जरा गौर कर लें, यहाँ पर यूज डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट मेथड टू रिमूव मल्टीपल एलिमेंट एट वंस। पुराना वाला हमारे पास पुराना मेथड क्या था? रिमूव का एक मेथड था, हमने फॉर लूप को इस्तेमाल किया, उसमें से मल्टीपल वैल्यूज को रिमूव करवाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं?
स्टार्ट नहीं, अब हम ये डिफरेंस अपडेट का मेथड इस्तेमाल करें। इसमें हम जो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो मल्टीपल एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो एट वंस रिमूव हो जाएंगे, एक ही बार में करेंगे। नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो बिफोर में देख लिया हमारे पास 1 2 3 4 5 स्मॉल ए कैपिटल ए था। अब हमने क्या रिमूव कराया, 1 5 3 और ये कैपिटल ए नहीं, उसको पढ़ो ना। अच्छा, इस एग्जाम्पल में से क्या देखा आपने? हाँ नहीं, इस एग्जाम्पल में क्या देखा? जो हाईलाइटेड एरिया क्या देखा? अनऑर्डर। असल चीज जो देखने वाली थी वो तो देखी नहीं। एक मेथड बना हुआ जो काम कर रहा है वो तो काम कर ही रहा था, उसको मैं समझाऊं या आप कर लो, बात तो एक ही होगी। या तो आप चला के सीख लोगे या मुझसे आप सुन के सीख लोगे। लेकिन यहाँ पर जो बात कैच करने वाली थी ना, वो थी अनऑर्डर। तो वही तो कह रहे हैं, अनऑर्डर है ना। अनऑर्डर वही है कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर में नहीं रहेगा। तो पहले हमारे पास वैल्यू का ऑर्डर क्या था, 1 2 3 4 5 और स्मॉल ए और कैपिटल ए। अब हम उसमें से एक बड़ा चंक हमने रिमूव करा ना, तो अंदर है ना रीहैशिंग होगा। अब जब रीहैशिंग हुई और वहां पर मेमोरी स्पेस और छोटा हो गया, तो फिर ऑर्डर कुछ और आ गया। अब स्मॉल ए पहले आ गया, उसके बाद 2 है और उसके बाद 4 है। पहले ऐसा नहीं है। बात क्लियर? ठीक है, वो समझ में आ रहा है?